सभी प्यारे विद्यार्थियों का विजय एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत। मोस्ट वेलकम है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज अपन लोग लैब असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री का डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चनों को इस तरह से डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि कौन से किस तरह से क्वेश्चन अपन से पूछा जा रहा है। अपनी जो लैब असिस्टेंट की यूनिट है प्यारे विद्यार्थियों, केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करूं तो अपने पास 10 यूनिट है। 2 है अपने पास ऑर्गेनिक की, 2 है इनऑर्गेनिक की और बाकी बचा हुआ यूनिट मान लीजिए कि 6 यूनिट अपने फिजिकल केमिस्ट्री से हैं। इस तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन लोग जो 2022 लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था बच्चों 28 जून का, उसका आज प्रथम शिफ्ट वाले का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और ये समझेंगे कि क्वेश्चनों का पैटर्न कर्मचारी बोर्ड किस तरह से पूछ रहा है। केमिस्ट्री की यदि मैं स्पेशली बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों पेपर का जो अपना लेवल रहता है वो मॉडरेट टू टफ की तरफ है, इजी पेपर नहीं आता है। तो इसलिए अपन को अपनी जो प्रिपरेशन है वो उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। प्रत्येक क्वेश्चनों को अपन लोग इस तरह समझेंगे कि इसका लेवल किस तरह से पूछा गया है प्रीवियस पेपरों में। और बच्चों आज ही आपको पहला वीडियो मिल रहा है, इसी के साथ साथ बाकी वाले सारे पेपरों का भी अपन लोग इसी तरह से डिटेल में सॉल्यूशन समझेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि आने वाला जो अपना लैब असिस्टेंट का पेपर है मोस्ट प्रोबेबली 2025 में होने की संभावना है, उसको भी इनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे कि कितनी डेप्थ थ्योरी पढ़नी है और किस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। तो मैंने आपके ये जो पेपर हुआ था उसमें 33 के समथिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अपन को पता है कि अपना सेकंड पेपर जो है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। तीनों सब्जेक्टों के इक्वल है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चनों का आज अपन लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरह से सिलेबस मेंशन है उन्हीं यूनिटों में मैं क्वेश्चनों को अरेंज करते हुए प्रत्येक क्वेश्चनों को डिटेल में समझेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। आसपास की थ्योरी को भी समझते हुए प्रत्येक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जिक्र किया जाएगा, क्योंकि ये प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन है। मतलब क्या है, पूर्णतया इसको अपन लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बच्चों 30 से ऊपर है। तो प्रत्येक क्वेश्चनों को आसपास की थ्योरी और ऑप्शनों को डिटेल में एनालिसिस करते हुए आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूं। और बच्चों पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो अपना रहेगा पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कि किस तरह से इस यूनिट से अपन को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब आज का अपना टॉपिक क्या है सर, केमिस्ट्री पीवाईक्यू सॉल्यूशन लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग जो 2022 में बच्चा पेपर हुआ था उनका डिटेल में आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों ये रहा कि द above principle implies that a new electron will enter an orbital for which कि ऑफ बाउ के नियमानुसार नया इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में प्रवेश करेगा जिसके लिए बच्चों ये क्लास बाइलैंग्वेज होने वाली है। हिंदी के विद्यार्थी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्सों के लिए यूजफुल रहेगी और मैं कुछ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की हिंदी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करूंगा और जहां तक संभव हो सके बच्चों मैं दोनों मीडियम में इस क्वेश्चनों को या इस पूरे पेपर को बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोगों की क्लास बहुत अच्छी से पसंद आएगी। अब जब अपन लोग प्रथम यूनिट की बात करते हैं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि किसी भी एलिमेंट के रिगार्डिंग मैं इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न ऑर्बिटलों में फिल करने का प्रयास करता हूं तो इन इलेक्ट्रॉनों को किस तरह से फिल किया जाता है। यदि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देने का प्रयास करूं कि लिथियम का अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो 1s2 और 2s1 रहता है। अब क्यों सर इसमें 1s2 और 2s1 में गया, मतलब इलेक्ट्रॉन 2s1 में क्यों गया, 2p1 में क्यों नहीं गया। तो इस तरह से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए अपन के पास कुछ नियम दिए गए थे। उन नियमों का यदि मैं जिक्र करूं तो n+l का नियम, ऑफ-बाउ का नियम, हुंड का अधिकतम बहुलकता का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, इस तरह से बच्चों बहुत सारे नियम दिए गए थे। इन नियमों का प्रयोग करते हुए मैं किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का प्रयास करता हूं। तो उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप बाउ के अनुसार क्या नया इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में यदि मैं ऐड कर रहा हूं तो किस के अकॉर्डिंग वो ऐड होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले ऑप्शन क्या कह रहा है कि n हैज ए लोअर वैल्यू, l हैज ए लोअर वैल्यू, n प्लस l वैल्यू इज मैक्सिमम, n प्लस l वैल्यू इज मिनिमम। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ऑप्शन सही हो जाएगा n प्लस l का मान न्यूनतम होना चाहिए। यही तो आप बाबू जी ने कहा था, क्या कहा था कि किसी भी एलिमेंट का मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन उन प्रकार के सब सेल में आएगा जिनके लिए n+l की वैल्यू कम होनी चाहिए। यदि मैं आप लोगों से एग्जाम्पल की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों तो मान लीजिए कार्बन का परमाणु क्रमांक जो रहता है प्यारे विद्यार्थियों 6 रहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है 1s2 2s2 और प्यारे विद्यार्थियों 2p मेरे पास 2 रहता है। इस तरह से मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखता हूं।
यदि मैं बात करूं यहां पर ये इलेक्ट्रॉनिक जो है स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन इसने भर दिए इधर, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसने यहां पर, इसके पास 2 अपॉर्चुनिटी थी कि ये या तो बच्चों इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन 2s में चला जाता या चला जाता प्यारे विद्यार्थियों 2p में, लेकिन भरा किस में गया सर 2s में भरा गया। क्यों भरा गया, क्योंकि सर यदि मैं 2s की n+l की वैल्यू की बात करूं तो कितनी आती है सर, n इसके लिए 2 आएगा और l सर इसके लिए 0 है, तो इसकी वैल्यू होगी प्यारे विद्यार्थियों 2, n+l की वैल्यू कितनी है सर 2 हो गई। अब मैं बात करता हूं 2p की, तो 2p में बच्चों 2 है प्लस p की वैल्यू रहती है अपने पास l के लिए 1 और ये हो गया बच्चों 3। तो नया इलेक्ट्रॉन या फिर मैं यूं कहूं तीसरा इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में प्रवेश किया, तो सर 2s में प्रवेश किया, क्योंकि सर इसके लिए n और l की वैल्यू मेरी कम थी। n और l की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों जिसकी मिनिमम रहती है, जिसकी कम होती है, नया इलेक्ट्रॉन उसी में ही प्रवेश करता है क्योंकि उनकी एनर्जी कम रहती है। या फिर मैं यूं कहूं कि नया इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में या उस सब सेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए बच्चों एनर्जी का या ऊर्जा का मान कम रहता है। या फिर मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए n+l की वैल्यू के अनुसार लिखते हैं, और लेकिन सबसे पहले उस पर्टिकुलर सब सेल में प्रवेश करेगा जिसके लिए n+l दोनों का जोड़ की वैल्यू कम रहनी चाहिए। यदि मैं एक और एग्जांपल देने का प्रयास करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो मेरे पास आर्गन तक परमाणु क्रमांक 18, जैसे ही मैं 19वां या पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का प्रयास करूं तो मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी थी, पहले 4s में चला जाता या चला जाता 3d में, लेकिन जाता किसमें सर 4s में जाता है पोटेशियम का 19वां इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि सर इसके लिए n+l की वैल्यू कम रहती है, यही सर आप-बाऊ का नियम कहलाता है। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, यदि आपके पास 2 सब सेल की अपॉर्चुनिटी है या 2 सब सेल आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले उनके लिए n+l का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और फिर देखिए कि किसके लिए कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए। इस तरह से प्रत्येक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तभी तो अपन लोग देखते हैं कि 1s में सबसे पहले भरते हैं, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में। इस तरह से बच्चों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें आएंगे जिनके लिए n+l वैल्यू मिनिमम हो। ये ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि अपने सिलेबस में प्यारे विद्यार्थियों इस पर स्पेशली मेंशन है कि तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उस विन्यास में फॉलो होने वाले रूल कौन कौन से हैं। जैसे अपन कह सकते हैं कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का रूल हो गया, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का रूल हो गया। तो इन सभी रूलों का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी के साथ लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन फोर्थ सेल वुड बी, कि फोर्थ कोष में कुछ कुल कक्षकों की संख्या कितनी होगी। अब प्यारे विद्यार्थियों अपने पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसका मैं डिस्कशन करता हूं। सबसे पहले होता है अपने पास सेल। क्या रहता है स्टूडेंट सर, सेल, या इसको कहते हैं कोष कहा जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों एन से। यह मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इस तरह से एन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग और क्या रहता है सर, सब सेल। एक और मेरे पास टर्मिनोलॉजी होती है सब सेल, या उसको कहते हैं उपकोष। उपकोष क्या क्या होते हैं सर, उपकोष होते हैं एस, पी, डी और एफ। इसको बच्चों सब सेल कहा जाता है। अब इन सब सेलों में भी बच्चों क्या रहते हैं सर, इनमें रहते हैं मेरे पास ऑर्बिटल। क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों सर, ऑर्बिटल। यहाँ होते हैं मेरे पास कक्षक। इन्हीं कक्षकों में प्यारे विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्या भरे जाते हैं सर, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं सर, 3 ऑर्बिटल मेरे पास होते हैं। इसी तरह से ये पूछ रहा है कि मेरे पास अब की बार सेल जो है, सेल की वैल्यू क्या है बच्चों सर, सेल की वैल्यू है फोर्थ। मेरे पास फोर्थ सेल है और इस फोर्थ सेल में मुझे ये कैलकुलेट करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने रहेंगे। कि सबसे पहले तो फॉर एन की वैल्यू 4 है। अब इस एन की वैल्यू 4 में मुझे ये पता करना है कि इसमें उपकोष या सब सेल कितने रहेंगे। अब सब सेल जितने हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चों ऑर्बिटल या कक्षक की बात करनी पड़ेगी। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला ये रहता है प्यारे विद्यार्थियों कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल या प्यारे विद्यार्थियों कक्षक निकालने का मेरे पास जो फॉर्मूला रहता है उसकी बच्चों मेरे पास सिंपल सी एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर बच्चों एक फॉर्मूला रहता है जिसके माध्यम से यदि अपन को एन की वैल्यू पता है तो अपन लोग टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि अब तो इसने पूछ लिया कि भाई तू टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट कर, अब आने वाले एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर सेल में
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ये फॉर्मूला मैं इस तरह से लिखने का प्रयास करूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सेल वो क्या रहेगा, वो रहेगा सर 2n²। सिंपल क्या करना है सर, ये जो n² है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपन को एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी ऑर्बिटल में अधिकतम बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। यदि मैं s ऑर्बिटल की बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। तो मुझे पता है कि किसी भी सेल में यदि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटलों को निकालने का फॉर्मूला n² है, तो प्यारे विद्यार्थियों उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का सीधा सा फॉर्मूला 2n² हो जाएगा। ये सिंपल मैथ्स है, सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये अपन को पता है क्योंकि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। तो यदि मैं यहां पर इसको सोल्व करने का प्रयास करूं तो इसकी वैल्यू किस तरह से आ जाएगी सर, इसकी वैल्यू आ जाएगी n²। तो n² की वैल्यू क्या है सर, यहां पर n² की वैल्यू है मेरे पास n है बराबर 4। तो यहां पर यदि मैं 4 के स्क्वायर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा अपने पास 16 जो है प्यारे विद्यार्थियों इस पर्टिकुलर सेल में ऑर्बिटलों की संख्या रहेगी। ठीक है, और यदि आप लोगों से वो इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है प्यारे विद्यार्थियों तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना था और इलेक्ट्रॉन आ जाते बच्चों 32 इलेक्ट्रॉन जो है इस पर्टिकुलर सेल में मुझे फिल करने थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा 32 16। ये 16 तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, टोटल नंबर ऑफ मेरे पास ऑर्बिटल है। ठीक है, ओके सर। लेकिन यदि आपको 32 की बात करी जाए तो 32 आ जाएगा अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इन पर्टिकुलर ऑर्बिटलों में। इसका प्यारे विद्यार्थियों बी मेरा जो ऑप्शन है वो पर्टिकुलर सही हो जाएगा। अब बच्चों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें अपन लोग, तो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों एटॉमिक स्ट्रक्चर के कोरेस्पॉन्डिंग अपन से पूछे गए थे। अब ये पूछ रहा है कि पीरियोडिक वेरिएशन किसी भी ग्रुप में या पीरियड में किस तरह से रहता है, या फिर मैं यूं कहूं कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के कोरेस्पॉन्डिंग अपन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसी भी आवर्त सारणी में अपन को पता है कि 118 एलिमेंट रहते हैं, उनकी आयनिक त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इस तरह के ऑर्डर इन पीरियडों में या ग्रुप में किस तरह से चेंज रहते हैं कोरेस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो उनका डिटेल से अध्ययन जिस ब्रांच के अंदर करते हैं या केमिस्ट्री की जो ब्रांच इस प्रकार के स्टडी करने के लिए काम में आती है उसको कहते हैं बच्चों आवर्तिता या पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का अध्ययन आसानी के साथ करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन अपन से पूछे जा सकते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है कि द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन एल्कलाइ मेटल, कि क्षारीय धातुओं में आयनन एंथैल्पी का घटता हुआ क्रम क्या होगा। अब अपन को पता है कि पीरियोडिक टेबल में अपने पास सबसे पहले टोटल 18 ग्रुप रहते हैं और 7 पीरियड होते हैं। तो उसमें पीरियड आवर सारणी सबसे इस साइड या फिर मैं यूं कहूं कि लेफ्ट साइड जो अपने पास 2 ग्रुप होते हैं वो एस ब्लॉक के रहते हैं, ग्रुप नंबर प्रथम और ग्रुप नंबर सेकंड, जिसमें प्रथम ग्रुप को कहते हैं बच्चों क्षारीय धातुएं और ग्रुप नंबर सेकंड को कहते हैं क्षारीय मृदा धातुएं, एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल। इनका क्लासिफिकेशन उनके आउटर मोस्ट में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर किया जाता है। यदि एस और एस ब्लॉक में या एस ऑर्बिटल में एस सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो उसको कहेंगे बच्चों ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट। यदि 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो उसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों ग्रुप नंबर सेकंड के एलिमेंट। अब ये डिस्कशन कर रहा है चीजें कौन सी सर, ये डिस्कशन कर रहा है क्षारीय धातुओं की। अब क्षारीय धातु मतलब ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इस तरह के एलिमेंट मेरे क्षारीय धातु में आते हैं। और इन एलिमेंटों की ये अपन से कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कशन कर रहा है, तो सर इन पर्टिकुलर एलिमेंटों की एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिस्कशन कर रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। तो सबसे पहले अपन लोगों ने क्या सीखा कि सर ये सीखा कि अपने क्षारीय धातुएं या एल्काइन मेटल एक्चुअल में है कहां पे, उसका डिस्कशन किया। फिर अपन ने ये सीखा इन पर्टिकुलर ग्रुप में अवेलेबल मेरी सारी मेटल या धातुओं को किस प्रॉपर्टी का ये डिस्कशन कर रहा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अपन से पूछ रहा है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि एक्चुअल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी है क्या। तो प्यारे विद्यार्थियों आयनन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी ऊर्जा की वह मात्रा है जो अपन को एक एलिमेंट जो ग्राउंड स्टेट में या गैसियस अवस्था में अवेलेबल है उनमें से एक इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है
दी जाने वाली ऊर्जा को आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन ऊर्जा कहा जाता है। कैसे सर, मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जो गैसियस अवस्था में अवेलेबल है, ठीक है। ओके सर, अब इसमें से मुझे प्यारे विद्यार्थियों एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकाल के यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहां से बच्चों एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस समय बच्चों जो मुझे ऊर्जा देनी पड़ रही है, जो यहां पर बच्चों ऊर्जा देनी पड़ी मुझे, यहां पर जो ऊर्जा देनी पड़ रही है, इस ऊर्जा को बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। ये एनर्जी जो रहती है उसको क्या कहते हैं सर, इस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा और हमेशा एंडोथर्मिक रहती है। क्या रहती है सर? एंडोथर्मिक या उष्मा शोषी होती है। इसको मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए स्टूडेंट्स ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाकर के ये प्लस में बनेगा और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो एक ग्राउंड स्टेट में या आद्य अवस्था में उपस्थित एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, उस एनर्जी को कहते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी जो रहती है ना सर, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, वो समानुपाती रहती है जेड इफेक्ट के। जितना ज्यादा जेड इफेक्ट होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहेगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि मेरी जो आयोनाइजेशन एनर्जी रहेगी स्टूडेंट्स, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है एन की। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल है। जितने ज्यादा सेल बढ़ेंगे उसके लिए बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बच्चों उतनी ही कम रह जाएगी। यदि मैं बात करूं क्षारीय धातुओं की, तो अपन को पता है क्षारीय धातु क्या है सर? लिथियम है, सोडियम है, मेरे पास पोटेशियम है, और प्यारे विद्यार्थियों रूबिडियम है और सीजियम है। अब अप टू डाउन जाने पर यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट काम करेगा सर? अप टू डाउन जाने पर इनकी सर साइज इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हुई, सबसे पहले एन की वैल्यू इंक्रीज हुई, मतलब प्रिंसिपल काउंटर नंबर की वैल्यू इंक्रीज हुई। यहां पर 3 थी, यहां 4, 5, 6, इस तरह से नंबर ऑफ एन की वैल्यू इंक्रीज रह रही है। जैसे ही एन की वैल्यू इंक्रीज हुई प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां पर साइज ऑटोमेटिकली मेरी इंक्रीज हो जाएगी। साइज इंक्रीजेज, जेड इफेक्ट की वैल्यू प्यारे विद्यार्थियों मेरी क्या हो जाएगी सर? डिक्रीज हो जाएगी। जेड इफेक्ट की वैल्यू अपन लोग उसको जनरली पीरियड में समझते हैं। यहां पर साइज इंक्रीज हुई तो ऑटोमेटिकली बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था। अब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? जो सबसे ऊपर रहेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ऊपर हाई रहेगी, और जो सबसे नीचे मेरा एलिमेंट अवेलेबल है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों कम रहेगी, क्योंकि साइज उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी बच्चों कम देनी पड़ेगी। यही तो कॉन्सेप्ट है कि भाई जितना न्यूक्लियस या नाभिक के पास वो मेरा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा, तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ खींचेगा। आकर्षण बल के द्वारा, अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा उस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को जब खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन कार्य हो जाएगा। और जितना इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी प्यारे विद्यार्थियों ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इस सीजियम के केस में क्या हुआ सर? सीजियम के केस में साइज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है प्यारे विद्यार्थियों कि बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को निकालना आसान रहेगा एज कंपेयर टू लिथियम। तो मैं इसका यदि ऑर्डर लिखने का प्रयास करूं, तो ऑर्डर क्या आएगा? आयोनाइजेशन ऑर्डर आ जाएगा, सबसे ज्यादा रह जाएगी अपने पास लिथियम की, फिर आ जाएगा पोटेशियम, फिर आ जाएगा सॉरी उसके बाद आ जाएगा सोडियम, फिर है अपने पास पोटेशियम, रूबिडियम और प्यारे विद्यार्थियों सीजियम। इस तरह से ये ऑर्डर अपना ये इस पर्टिकुलर एलिमेंटों से पूछा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसका अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी सर? सबसे ज्यादा होगी मेरे पास लिथियम की, सोडियम की, पोटेशियम की और रूबिडियम की। ऑप्शन सर सही हो जाएगा इसका अपने पास डी ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट, कहीं कोई समस्या नहीं है। मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझा दिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी के कोरेस्पॉन्डिंग किस तरह से क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं और सोल्व किए जाते हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास ये रहा। यह पूछ रहा कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 11, इट्स ऑक्साइड विल बी, कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 11 है इसका ऑक्साइड होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों अपन को पता है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में यहां पर सबसे पहले यदि एलिमेंट की बात करूं तो क्या रहता है सर? हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, और इधर क्या रहता है सर? हीलियम रहता है। हीलियम के नीचे नियोन, आर्गन, इसका रहता 2, इसका 10, 18, 36, 54 और 86, इस तरह के मेरे एलिमेंट रहते हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ये 10 के बाद जस्ट क्या आएगा सर? 11 आएगा। तो यहाँ पर लिथियम, यहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों अपने पास सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है
और इसका होता है प्यारे विद्यार्थियों 11। जस्ट सबसे लास्ट ये ग्रुप नंबर 18 है और ये ग्रुप नंबर प्यारे विद्यार्थियों अपना 1। तो इस तरह से एलिमेंट चलते जाते हैं और बच्चों जो है नंबरिंग स्टार्ट होती है। ये हीलियम, हीलियम के जस्ट बाद लिथियम स्टार्ट रहता है और जैसे नियोन खत्म हुआ तो नियोन के बाद बच्चों आ गया मेरे पास सोडियम। तो परमाणु क्रमांक 11 वाला मेरा सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि एलिमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले एलिमेंट है सर मेरे पास सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगाइए कि एक्चुअल सोडियम की स्थिति पीरियोडिक टेबल में है कहां पे। तो सर सोडियम मेरा एस ब्लॉक का है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है और सर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है सर नियोन, नियोन के जस्ट बाद 3s1। तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, इस सोडियम का मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा सर नियोन का, क्योंकि नियोन का यहाँ पर 10 आ गया और इसका आ जाएगा सर 3s1। इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है सोडियम का, क्योंकि अपन को पता है कि सोडियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है। किसका है सर, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और ये इसकी नेचर क्या रहेगी प्यारे विद्यार्थियों, सर इसकी नेचर है धातु की, ये धातु है या फिर मैं यूं कहूं कि मेटल है। इसका नाम ही क्या है सर, इसका नाम होता है अपने पास एल्कलाई मेटल, एल्कलाई मेटल है। अब यहां पर एक बात ये ध्यान रखना कि ये मेटल है और अपन को पता है इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि इसका ऑक्साइड क्या होगा। क्या पूछ रहा है सर, ऑक्साइड क्या होगा। अब ये एक्चुअल में ऑक्साइड बनाएगा कैसे उसको समझते हैं जरा। यहां पर है प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास सोडियम और ये सोडियम इस ऑक्साइड मतलब O-2 के साथ रिएक्शन करेगा और यहां पर बच्चों सोडियम के ऊपर चार्ज कितना रहता है सर, प्लस का 1 और इसके ऊपर है प्यारे विद्यार्थियों माइनस का 2 है। ठीक है, अब ये आपस में इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के N2O का निर्माण कर रहे हैं। तो ये प्यारे विद्यार्थियों सोडियम का ऑक्साइड जो है ऐसा कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड की नेचर क्या रहती है उसके बारे में पूछ रहा है। तो अपन को पता है प्यारे विद्यार्थियों कि एल्कलाई मेटल और एल्कलाई अर्थ मेटल या क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर एसिडिक होती है। कैसी होती है बच्चों, एसिडिक होती है। ठीक है, जितने भी मेटल है उनका बच्चों ऑक्साइड जो रहते हैं ना वो हमेशा एसिडिक नेचर के रहते हैं। मैं आप लोगों से यदि डिस्कशन करूं, सॉरी यहां पर बच्चों ये मेरा एल्कलाइन रहेंगे। कैसे रहेंगे सर, क्षारीय धातु रहेंगे, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब अपन को पता है कि ऑक्साइड ऑफ ऑल मेटल, जितनी भी मेटल है उनके ऑक्साइड किस नेचर के हैं सर, जितनी भी मेटल है उनके ऑक्साइड मेरे बेसिक नेचर के रहते हैं, चाहे वो क्षारीय मृदा धातु वाले हो या प्यारे विद्यार्थियों क्षारीय धातु, उनके ऑक्साइड हमेशा बेसिक नेचर के ही रहते हैं। अब मुझे पता है कि सोडियम कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है सर, ये क्षारीय धातु से बिलोंग करता है, इसीलिए इसका ऑक्साइड प्यारे विद्यार्थियों बेसिक नेचर का रहेगा, क्षारीय धातु का रहेगा। इसी तरह से मैं कॉन्सेप्ट यदि आपसे लिखने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स तो अपने पास क्या कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पहला तो ये रहा। दूसरा है कि ऑक्साइड ऑफ ऑल नॉन मेटल, कि जो नॉन मेटल है अपने पास उसके ऑक्साइड किस नेचर के रहेंगे, उसके ऑक्साइड प्यारे विद्यार्थियों अपने पास एसिडिक नेचर के रहेंगे। किस नेचर के रहेंगे सर, एसिडिक नेचर के रहेंगे। और ये प्यारे विद्यार्थियों अपन को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है अच्छे से इसका पता होना चाहिए कि ये ऑक्साइड किस नेचर के कौन सा रह रहा है। तो ऑक्साइड यदि अपन लोगों से पूछे कि मेटल के ऑक्साइड है तो वो बेसिक नेचर के रहेंगे और नॉन मेटल के ऑक्साइड है तो वो एसिडिक नेचर के रहेंगे। अब मुझे पता है कि सोडियम ऑक्साइड किस नेचर का है सर, ये मेटेलिक ऑक्साइड है, इसीलिए बच्चों ये बेसिक नेचर का रहेगा। अब की बार इसने सोडियम पूछा है तो कोई भी मेटल पूछ लेता है, चाहे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब के बच्चों ऑक्साइड जो है किस नेचर के रहेंगे सर, ये रहेंगे मेरे बेसिक नेचर के। अब मैं जब आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगा तो उसमें वर्गीकरण समझेंगे, ऑक्साइडों का वर्गीकरण किस तरह से रहता है। जनरली किसी भी एलिमेंट का बच्चों ऑक्साइड मेरे पास 4 कैटेगरी का होता है। कौन कौन सा सर, सबसे पहले अपने पास न्यूट्रल ऑक्साइड, दूसरा होता है प्यारे विद्यार्थियों एसिडिक ऑक्साइड, तीसरा होता है बेसिक और फाइनल होता है बच्चों एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इस तरह से बच्चों मैं उदासीन, उभयधर्मी, अम्लीय और क्षारीय ऑक्साइडों की बात करता हूं। अब ये समझे कि कौन सा एलिमेंट किस कैटेगरी का है और उसका ऑक्साइड प्यारे विद्यार्थियों किस कैटेगरी में जाएगा। इसका डिटेल में एनालिसिस तब करेंगे जब अपन लोग ब्लॉक केमिस्ट्री को डिटेल में समझेंगे। अभी इस क्वेश्चन में इतना ही। सोडियम सबसे पहले मेटल है, उसका ऑक्साइड प्यारे विद्यार्थियों किस कैटेगरी रहेगा सर, क्षारीय धातु का रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका सर, ऑप्शन हो जाएगा इसका अपने पास ये क्षारीय, बी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ओके सर। अब अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा कि मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस ड्यू टू, कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार में
घटने का मुख्य कारण क्या है। अब अपन से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परमाणु आकार घटता है जब मैं किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाता हूं। तो अपन को कॉन्सेप्ट ये पता है कि जब अपन लोग एटॉमिक साइज के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं तो एक आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में अपने पास एक लेफ्ट टू राइट ट्रेंड रहता है, एक अप टू डाउन रहता है। कैसे सर, इस तरह से एक होता है प्यारे विद्यार्थियों अपने लेफ्ट टू राइट वाला ट्रेंड, और दूसरा रहता है स्टूडेंट्स अपने पास इस तरह से। इसको आराम से समझते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। एक तो होता है बच्चों लेफ्ट टू राइट, और दूसरा रहता है स्टूडेंट्स अपने पास ये वाला ट्रेंड अप टू डाउन वाला। अब अपन को पता क्या है सर, कॉन्सेप्ट ये है कि मेरा लेफ्ट टू राइट जाने पर होता क्या है सर, होता यह है कि जेड इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब क्या है कि नाभिक के बाह्यतम कोष को नाभिक के द्वारा अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता इस न्यूक्लियस की बढ़ती जाती है लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब जब नाभिक जेड इफेक्ट बढ़ गया प्यारे विद्यार्थियों, तो होगा क्या सर, यहां पर साइज जो है वो सर मेरी कम हो जाएगी। ठीक है, तभी तो हम कहते हैं कि साइज सबसे ज्यादा किसकी रहती है सर, लिथियम से इस सर फ्लोरीन की तरफ जाने पर साइज जो है बच्चों वो डिक्रीज होती है। ठीक है, ओके सर। अब अप टू डाउन जाने पर, ये कहां पर जा रहा हूं सर, अप टू डाउन जाने पर मतलब ऊपर से नीचे जाने पर अपना एन की वैल्यू जो है बच्चों बढ़ती है। मतलब जो है नंबर ऑफ शेल है ना प्यारे विद्यार्थियों सर, वो मेरे इंक्रीज हो जाते हैं। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स मेरी साइज जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। इसीलिए तो अपन लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा साइज किसकी होती है सर, सीजियम की, और सबसे कम किसकी होती है, लिथियम की। फिर आता है अपने पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और फिर आता है सीजियम। इस तरह से ये बच्चों मेरा ऑर्डर चलता है। इसलिए चला क्योंकि सर एन की वैल्यू जो है या नंबर ऑफ सेल अप टू डाउन जाने पर इंक्रीज हो गए और इसलिए साइज बढ़ गई। अब ये बोल रहा है कि तू लेफ्ट टू राइट गया, मतलब किसी भी आवर्त में इधर से इधर गया तो तेरी साइज डिक्रीज हो गई। इसका कारण क्या है सर, जेड इफेक्ट की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, या फिर मैं यूं कहूं इसको नाभिक के द्वारा जो इफेक्टिव आकर्षण बल लग रहा था उस बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, क्योंकि अपन को पता है कि न्यूक्लियस और बाह्यतम या वैलेंस सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के मध्य की दूरी को बच्चों एटॉमिक रेडियाई कहा जाता है। अब जब एटॉमिक रेडियाई उस न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, क्योंकि न्यूक्लियस में प्यारे विद्यार्थियों जेड रहता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, नाभिक के में बच्चों आवेश जो है वो धनावेश है, तो इस धनावेश ने उस बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के जो ऋणात्मक आवेश है उसको अपनी तरफ खींचा, जिससे साइज कम हो गई लेफ्ट टू राइट जाने पर। इसका प्रमुख कारण क्या है सर, नाभिकीय आकर्षण बल में अधिकता। अब अपन लोग ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला इसने ऑप्शन क्या है कि परिरक्षण प्रभाव या शिल्डिंग इफेक्ट। बच्चों शिल्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव इंक्रीज होता है तो साइज बच्चों बढ़ती है। दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, का कोई मतलब नहीं बच्चों, ये तो फिजिक्स का फिनोमेना है। इंक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों बढ़ गए न्यूक्लियर के द्वारा तो प्यारे विद्यार्थियों इसकी साइज ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। और डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अपन को पता है कि साइज जो रहता है स्टूडेंट्स वो व्युत्क्रमानुपाती होती है जेड इफेक्ट के। जितना ये जेड इफेक्ट बढ़ेगा उतनी प्यारे विद्यार्थियों मेरी साइज जो है वो कम हो जाएगी। यही स्टूडेंट्स मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है, उसको अच्छे से आप लोग समझना कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ओके सर। लेकिन डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि जेड इफेक्ट में डिक्रीज हुआ है तो साइज बढ़ेगी। लेकिन अपन से पूछा ये कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज कम होती है क्योंकि जेड इफेक्ट बढ़ गया, ये वाला बच्चों रिलेशन रहता है। इसीलिए स्टूडेंट्स इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसीलिए सर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कि निम्नलिखित में से किस स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन बंधुता है। ठीक है, अब प्यारे विद्यार्थियों अपना नेक्स्ट टॉपिक जो था एटॉमिक रेडियस कोरस्पॉन्डिंग अपन लोगों ने क्वेश्चन डिस्कशन किए। अब अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी मतलब कमी होना, कि किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनों की कमी है और मैं उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, ये है बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप एक चीज समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों एक दूसरे से विपरीत फिनोमेना है। कैसे सर, क्योंकि जब अपन लोगों ने आयनन एंथैल्पी को पढ़ा था तो ये समझा था कि एक एलिमेंट जो ग्राउंड स्टेट में गैसियस स्टेट में अवेलेबल है
उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, मतलब दी गई एनर्जी या एंडोथर्मिक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन वहां पर बच्चों निकाल रहे हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ रही, वो तो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन ये वाला जो केस है इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला, उसमें अपन लोग किसी भी एलिमेंट में जो ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल है उसमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कैसे प्यारे विद्यार्थियों, सर इस तरह से रहेगी। यहाँ पर अब की बार स्टूडेंट्स मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं इसमें, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए ये बच्चों नेगेटिव हो गई, और यहां पर स्टूडेंट्स जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। जनरली बच्चों जब एलिमेंट इस ग्राउंड स्टेट में या इस पर ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक देते हैं तो बच्चों एनर्जी रिलीज होती है, और जब बच्चों एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू सर पॉजिटिव होती है। क्या रहती है बच्चों, पॉजिटिव रहती है, और ये बच्चों मेरा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डेल्टा जी की वैल्यू बच्चों मेरा नेगेटिव होता है, और ये प्रोसेस इस एलिमेंट के लिए बच्चों कहीं ना कहीं फेवरेबल है। यदि आप एक इलेक्ट्रॉन किसी में दे रहे हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव है, और ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। लेकिन दूसरा केस ये है कि यदि मैंने इस पर्टिकुलर एनायन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रयास किया प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरा एनायन है और इसमें मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रयास किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर A-2 हो जाएगा, और अब की बार बच्चों एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी क्यों देनी पड़ी, क्योंकि इस एटम के कोरेस्पॉन्डिंग अब ये न्यूट्रल नहीं है, इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बच्चों ज्यादा है। अब जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और मैं उसमें एड इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाह रहा हूं, तो बच्चों उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य बहुत ज्यादा रिपल्सन रहता है, इतना ज्यादा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है कि वो एटम अब नहीं चाहेगा कि मैं एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट करूं और -2 चार्ज ले आऊं। इसलिए एनर्जी बच्चों रिपल्सन ज्यादा होने के कारण उन इलेक्ट्रॉनों के मध्य ये एटम नहीं चाहेगा कि मैं इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करूं। तो यहां पर क्या रहेगा सर, मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बच्चों बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी, और यहां पर सर ये डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों कैसी रहेगी सर, मेरी हो जाएगी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस की तरह व्यवहार करेगी, उष्मा शोषी हो जाएगी। इसलिए बच्चों ये प्रोसेस कभी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से होती है, बहुत मुश्किल से रहती है। अपन लोग क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब ये पूछ रहा है किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा है, मतलब कौन है जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी के साथ एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये समझने के लिए अपन लोग सबसे पहले ट्रेंड देखते हैं कि यदि मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं प्यारे बच्चों, तो लिथियम से लेकर के अपने पास नियोन तक ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट रहते हैं, इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहती है प्यारे विद्यार्थियों, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखने वाले, या फिर मैं यूं कहूं कि पूर्ण परित कक्षकों के इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बच्चों बहुत कम रहती है। अब यदि मैं नियोन की बात करूं स्टूडेंट्स, आप लोग समझना इस नियोन को, इस नियोन में प्यारे विद्यार्थियों मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 और 2p6। अब स्टूडेंट्स इसके सारे के सारे मेरे जो ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं है, और जब बच्चों इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल खाली नहीं है तो ये आने वाला इलेक्ट्रॉन को रखेगा कहां पे। इसीलिए बच्चों नियोन की इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू 0 होती है। क्या कह सकता हूं मैं सर, नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों 0 होती है। अब मैंने इसलिए यह समझाया कि यह नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखने वाले मेरे जितने भी एलिमेंट कैटायन है या एनायन है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू बच्चों 0 रहेगी। अब नियोन का क्या है सर, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से है, यदि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, यदि मैंने सोडियम प्लस लिख दिया, अब सोडियम प्लस भी प्यारे विद्यार्थियों नियोन बन चुका है, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो नियोन के बाद 3s1 था, उस 3s1 से इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है। यह प्लस चार्ज ये इस बात को इंडिकेशन कर रहा है कि इस 3s में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को इसने निकाल दिया था। अब कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही बन चुका है जो नियोन का था। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या रहेगी सर, 0 हो जाएगी। यह एग्जांपल बच्चों केटायन का था। अब मैं एग्जांपल लेने का प्रयास करूं यदि एफ नेगेटिव का, अब बच्चों एफ नेगेटिव है तो एफ नेगेटिव भी कैसे बन चुका है सर, एफ नेगेटिव के पास सर 2p5 था। क्या था 2p5 था एफ में, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ग्रहण करके 2p6 बना लिया है, मतलब क्या किया, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसने प्राप्त कर लिया। एक एलिमेंट ने तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को निकाल के नियोन का विन्यास प्राप्त किया,
और दूसरे एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त किया। इसीलिए बच्चों इसका भी मेरा यही हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और इसकी भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरी 0 हो जाएगी, कभी भी ऐड नहीं करेगा। और ये सेम केस किसके लिए होगा सर, ये सेम केस हो जाएगा O-2 के लिए। तो इनके लिए बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 रहती है। तो यदि मैं ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर जो ये ऑप्शन है स्टूडेंट्स, ये है मेरा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये 0 है। ठीक है, इस तरह से इसको अपन लोग अब की बार समझते हैं। ठीक है, ऑप्शन ही आया था अपने एग्जाम में। अब इसको यदि मैं सॉल्व करने का प्रयास करूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर है एफ नेगेटिव। एफ नेगेटिव क्या बन गया सर, एफ नेगेटिव मेरा नियोन बन चुका है। और नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहती है सर, 0 रहती है। सोडियम प्लस क्या बन चुका है सर, नियोन बन चुका है और इसकी सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 रहती है। नियोन बना मतलब क्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, वो नियोन की भांति व्यवहार करता है। इसी वजह से बच्चों इसको इस तरह से यदि अपन लोग समझने का प्रयास करें तो नियोन मेरे पास कैसा आएगा सर, नियोन आ जाएगा अपने पास, इसकी 0 है तो नियोन की भी 0 रह जाएगी और इस हीलियम की भी बच्चों 0 रहती है। तो सोडियम किसकी भांति व्यवहार करने लगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर, नियोन की भांति, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, इसकी भी 0। अब है बच्चों ऑक्सीजन नेगेटिव। अब ऑक्सीजन नेगेटिव में तुझे एक एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। नेगेटिव में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और उसमें तू और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा है, तो ये देखिए बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में रहती है, इसकी बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है। और यदि मैंने किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड किया प्यारे विद्यार्थियों, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव रहती है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी सर, इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मुझे नेगेटिव में मिलेगी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों इस वाले ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और ये कैसी प्रोसेस है सर, ये तो हो जाएगी मेरी एंडोथर्मिक, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और सिस्टम कभी नहीं चाहता कि मुझे एनर्जी बाहर से मिले, और बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है तो वो अनस्टेबल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव है, तो ये सर एक्सोथर्मिक की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बच्चों अपना जो ऑप्शन सही होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में मुझे एनर्जी बच्चों देनी पड़ रही है, और जब एनर्जी देनी पड़ रही है तो ये बच्चों आसानी के साथ मेरा अवेलेबल रहेगा, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके सर, सी ऑप्शन इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं। यहां पर इलेक्ट्रॉन देंगे तो आसानी के साथ जो है ऊर्जा निकल जाएगी, सी सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपन से ये पूछ रहा है इन B2S6 में बच्चों किस तरह की बॉन्डिंग रहती है, इसको डिटेल में समझते हैं। अपन को पता है कि BH3 जो है प्यारे विद्यार्थियों, BH3 सर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉनिकली क्या है सर, डेफिशिएंट है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की प्यारे विद्यार्थियों कमी है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये चाहेगा कि इसका अष्टक पूर्ण रहे, ऑक्टेट कंप्लीट हो। क्या कहूंगा सर, ऑक्टेट कंप्लीट हो। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स ये क्या चाहता है सर, ये डाइमर फॉर्म बना लेता है। इस BH3 में एक और BH3 ऐड होकर के B2S6 का मेरा फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इस B2S6 की मेरे पास यदि मैं स्ट्रक्चर लिखने का प्रयास करूं किस तरह से होती है सर, इस B2S6 में मेरे पास दो तो बोरॉन सेंट्रल एटम है, और यहाँ पर सर दो तो हाइड्रोजन इस तरह से ऐड होएंगे, दो हाइड्रोजन इस तरह से, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ये बच्चों और ये हाइड्रोजन इस तरह से। अब बच्चों दो हाइड्रोजन जो है वो इस ब्रिज की तरह व्यवहार करते हैं, ये ब्रिज या सेतु हाइड्रोजन कहलाते हैं। इस तरह से बच्चों B2S6 की मेरी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि अपन को पता है अपने सिलेबस में प्यारे विद्यार्थियों ये मेंशन है कि B2S6 अपना किस तरह से इसकी बॉन्डिंग रहती है और क्या इसकी संरचना रहती है, ये अपन को बताना होता है। और जब मैं बात करूं तो बोरॉन डायरेक्ट दो हाइड्रोजन के द्वारा जुड़ा रहता है, और यहाँ पर ये प्यारे विद्यार्थियों एक मेरा ब्रिज हाइड्रोजन है और नीचे बच्चों ब्रिज हाइड्रोजन हो गया। अब कॉन्सेप्ट क्या देखते हैं कि देयर इज ए डायरेक्ट बोरॉन बोरॉन बॉन्ड, नहीं प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बोरॉन बोरॉन डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बच्चों एक ब्रिज हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड आर आयोनिक, कि बोरॉन हाइड्रोजन बंद बच्चों आयन ही रहता है। आयनिक बॉन्ड प्यारे विद्यार्थियों तभी फॉर्मेशन रहता है जब मेरी एक मेटल हो और दूसरी नॉन मेटल हो, उनके मध्य इलेक्ट्रॉन जो है डिफरेंस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ज्यादा रहना चाहिए, तभी बच्चों आयोनिक बॉन्ड बनता है। कैसे सर, यदि मैं NaCl की बात करूं प्यारा विद्यार्थियों, तो इस NaCl में मेरा आयोनिक बॉन्ड रहता है,
क्या रहता है सर, आयोनिक बॉन्ड रहता है। और आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक मेरे पास मेटल रहनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, और दूसरा सर नॉन मेटल होनी चाहिए। लेकिन जब यदि मैं बात करूं इस कोवलेंट बॉन्ड की, तो कोवलेंट बॉन्ड किन के मध्य बनता है सर, कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के मध्य बनने वाला बॉन्ड मेरा कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इस B2H6 में बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड आयोनिक नेचर का नहीं रहता है। किस नेचर का रहता है सर, कोवलेंट नेचर का रहता है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब द स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू दैट ऑफ C6C2H6, कि इसकी स्ट्रक्चर जो है C2H6 के समान होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये है अपने पास एथेन। क्या है सर, एथेन है। और इसका मेरे पास फॉर्मूला था C2H6। इसमें स्टूडेंट कार्बन कार्बन और इधर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी बच्चों हाइड्रोजन है। इस तरह की स्ट्रक्चर मेरी इथेन की रहती है, जिसमें कार्बन कार्बन डायरेक्ट एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। यहाँ पर तो बच्चों ये मेरा ब्रिज है। अब क्या कह रहा है कि द बोरोन एटम आर लिंक्ड थ्रू हाइड्रोजन ब्रिज, कि बोरोन के परमाणु हाइड्रोजन सेतु के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन प्यारे विद्यार्थियों मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं है कि बोरोन का जो परमाणु है वो हाइड्रोजन सेतु या ब्रिज के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये रही बच्चों इसके पास स्ट्रक्चर, इस तरह से स्ट्रक्चर रहती है। फिर अपन लोग जब थ्योरी पढ़ेंगे तो ये डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, टर्मिनल वाला या ब्रिज वाला। इसका पूरा थ्योरी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंगल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे इस B26 के अकॉर्डिंग। इसका ऑप्शन बच्चों डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इन द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विथ द हॉट एंड कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम, कि क्लोरीन गैस की गर्म और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या किस तरह से परिवर्तित होती है। तो बच्चों जब ये Cl2 गैस इस NaOH के साथ रिएक्शन करता है प्यारे विद्यार्थियों, तो अपना किस तरह से चेंज होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले ये Cl2 गैस जो है ये इस NaOH के साथ रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी सर, ये मेरा जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगी प्यारे विद्यार्थियों वो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। और यहां पर होगा क्या सर, होगा मेरा ये कि Cl का सबसे पहले तो बच्चों NaCl बनेगा, दूसरा बन जाएगा NaClO3 बन जाएगा, और यहां पर बच्चों मेरा वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। अब प्यारे विद्यार्थियों रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लेना। अब मैं यहां पर समझाने का प्रयास ये कर रहा हूं कि यहां पर इस Cl का मेरा दो फर्दर ये कंपाउंडों में चेंज होगी। ठीक है, Cl2 जो है पहले वाले में बच्चों मेरा NaCl बन गई, और इधर नीचे वाले में प्यारे विद्यार्थियों ये NaClO3 का मेरा फॉर्मेशन हो गया। अब यहां पर Cl की मैंने दी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ये प्यारे विद्यार्थियों जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से ये यहां पर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में गया सर, यहां पर जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो सोडियम की क्या रहेगी सर, प्लस का 1 है, और Cl की x है इधर बराबर 0, तो यहां पर x बराबर आ गया बच्चों माइनस का 1 आ गया सर। यदि इस कंपाउंड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का प्रयास करूं तो सोडियम की बच्चों प्लस की 1, Cl की बच्चों अपन ज्ञात करनी तो x हो गई, प्लस ऑक्सीजन कितने सर 3 है और एक की होती है बच्चों माइनस का 2, यहां पर हो गए बच्चों 0, x बराबर सर 6 माइनस का 1, तो बच्चों ये आ गया प्लस का 5। तो ये बच्चों जीरो से कहां गई सर, जीरो से चली गई माइनस के 1 में, और सर जीरो से चली गई सर प्लस की 1 में। तो इस तरह से बच्चों ये चेंजेस जो है देखने को मिला जब ये इस तरह की रिएक्शन हुई किसके साथ सर, NaOH जो है मेरा यहाँ पर बच्चों कंसंट्रेट NaOH है, इसकी मात्रा ज्यादा है। सिंपल रिएक्शन बच्चों बैलेंस करने ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है कि इसका चेंज ऑक्सीडेशन किस तरह से हुआ, जीरो से ये कौन सा कंपाउंड बनाया। सबसे पहले तो आपको बनने वाले कंपाउंड का पता होना चाहिए कि Cl2 जब NaOH के साथ रिएक्शन कर रहा है तो NaCl और NaClO3 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब अपन को क्या देखना है कि सर Cl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी 0 है, और जब मैं NaCl की बात करी तो उसमें सर प्लस का माइनस का 1 था, और नीचे वाले में बच्चों ये हो गया बच्चों प्लस का 1। तो कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन सर ये हो जाएगा कि 0 से बच्चों माइनस का 1 में और 0 से सर प्लस का 1 में मेरी इस Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। और इसका प्यारे विद्यार्थियों मेरा ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कहीं कोई समस्या नहीं है। 0 से -1, 0 से -1, 0 से +5, इसीलिए बच्चों बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, amongst the element of group 14 the oxidizing power of tetravalent species increasing in the order, कि ग्रुप वर्ग 14 के तत्वों में से चतुस्संयोजी स्पीसीज की ऑक्सीकरण क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा। अब प्यारे विद्यार्थियों इस ग्रुप 14
या वर्ग नंबर 14 की बात करूं तो ये कौन सी फैमिली होती है? सर मुझे पता है ग्रुप नंबर 18 रहता है अपने पास नोबल गैस का, अक्रिय गैसों का। ग्रुप नंबर 17 रहता है सर हैलोजन परिवार का, जिसमें Cl2 Br2 I2 वगैरह रहते हैं। फिर सर 17 से मैं 16 की तरफ गऊं तो बच्चों चैलकुजन फैमिली होती है ऑक्सीजन वाली। सर 16 के बाद 15 बच्चों नाइट्रोजन का कंपाउंड वाले पूरे के पूरे एलिमेंट रहते हैं। फिर 15 के बाद 14, अब 14 में जो मेरे एलिमेंट रहते हैं स्टूडेंट उसको कार्बन फैमिली कहते हैं। तो वर्ग यदि मैं बात करूं, वर्ग 14 के एलिमेंट कौन कौन से? सर सबसे पहले इसको कहा जाता है कार्बन फैमिली, इसको कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों कार्बन फैमिली। अब कार्बन फैमिली के यदि मैं एलिमेंटों को निकलने का प्रयास करूं तो कार्बन, सिलिकॉन, इस तरह से ये बच्चों एलिमेंट रहते हैं। अब अपन को पता है कि यदि मैं अप टू डाउन जाने का प्रयास करूं प्यारे विद्यार्थियों तो अपने पास होता है क्या है? सर अप टू डाउन जाने पर इसमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन रहता है कि सर इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की टेंडेंसी सर कम होती जाती है, डिक्रीज होती है, और सर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सर इसका बढ़ता है। ठीक है, या फिर मैं यूं कहूं कि कार्बन जो है +4 में रहना पसंद करता है, और प्यारे विद्यार्थियों ये पीबी जो है वो +2 में रहना पसंद करता है। ये प्यारे विद्यार्थियों कार्बन +2 में नहीं रहता, और प्यारे विद्यार्थियों पीबी जो है वो +4 में नहीं रहता। ये बच्चों अपन को कॉन्सेप्ट पता है, और इसके पीछे कारण क्या है? सर इसके पीछे कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव। ये अपने सिलेबस में स्पेशली मेंशन है। जब आप लोग एस और पी ब्लॉक का सिलेबस डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो उसमें बच्चों सबसे नीचे लाइन लिखी हुई अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इसी वजह से पीबी +2 में रहना पसंद करता है। अब ये होता क्या है, किस तरह की कौन से रेस्पॉन्सिबल फैक्टर इसके पीछे कार्य करते हैं, क्या इसके प्रभाव क्या क्या होंगे इन ग्रुप की नेचर पे, उसका डिटेल में एनालिसिस बच्चों थ्योरी पढ़ेंगे तब करेंगे। यहां पर ये समझ लेना कि पीबी +4 में न रह करके पीबी +2 में रहता है। इसका कारण क्या है? सर इसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या है बच्चों? सर इनर्ट पेयर इफेक्ट है। अब ये प्यारे विद्यार्थियों इनर पेयर इफेक्ट जो होता है वो बच्चों अप टू डाउन जाने पर मेरा लगातार बढ़ता रहता है, इसलिए पीबी +4 में रह करके पीबी +2 में रहना पसंद करता है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं इस ग्रुप नंबर 14 के जो +4 में रहना पसंद नहीं करते हैं और +2 में ही रहते हैं। ऐसा इसने नहीं कहा है। इसने कहा क्या है? इसने ये कहा है कि कौन सा एलिमेंट अपनी चतुस्संयोजी स्पीशीज की ऑक्सीकरण क्षमता का करेक्ट ऑर्डर लिखना है। अब मैं यह कहना चाह रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर है क्या बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है कि सर ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब यह है कि वो रिएजेंट जो खुद का ऑक्सीडेशन खुद का क्या कर ले? सर खुद का रिडक्शन कर ले, खुद तो अपचयित हो जाए, और सामने वाला के बच्चों दूसरे का क्या कर दे? सर दूसरे का तो ऑक्सीकरण कर दे, दूसरे को ऑक्सीडेशन कर दे और खुद का रिडक्शन हो जाए। ये बच्चों ये पूरी फिनोमेना इस ऑक्सीडाइजिंग पावर रखने वाले रिएजेंट की होती है। क्या करेगा? खुद का तो कर देगा रिडक्शन, मतलब खुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर लेगा और सामने वाला की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देगा। इस प्रक्रिया को ऑक्सीडाइजिंग पावर कहते हैं। अब यहां पर यह पूछना चाह रहा है कौन सा एलिमेंट है जो +4 में अवेलेबल रहते हुए खुद का तो रिडक्शन कर देगा और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देगा। तो बच्चों उसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपके पास है Pb+4। पीबी+4 में रहना पसंद नहीं करता, Pb+2 में रहना पसंद करता है। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों Pb+4 में एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति व्यवहार करते हुए किस में चेंज हो जाएगा? सर Pb+2 में चेंज हो जाएगा, मतलब खुद का तो रिडक्शन हो गया और सामने वाला को उसने क्या कर दिया? सर ऑक्सीडेशन कर दिया। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों ने पढ़ा होगा PbO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति व्यवहार करता है। PbOSC4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो सामने वाले का तो ऑक्सीडेशन कर देता है, खुद का रिडक्शन हो जाता है। तो ये टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है? सर सबसे ज्यादा रहती है Pb+4 की, फिर रहती है सर सबसे कम रह जाएगी अपने पास किसकी? सर Sn+4 की, और फिर आ जाएगा अपने पास प्यारे विद्यार्थियों कौन सा? सर G+4। ये बच्चों इनमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं, किस में चेंज हो जाएंगे? सर ये चेंज हो जाएगा Pb+2 में, और फिर ये हो जाएगा, फिर ये, इस तरह से बच्चों ये मेरे पास रहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में समझाना ये चाह रहा हूं स्टूडेंट्स की कौन सा एलिमेंट है जो Pb+4 में रहना पसंद नहीं करेगा और जल्दी से जल्दी +4 से +2 में चला जाएगा। तो सबसे अच्छा काम कौन करेगा?
ये सर पीबी करेगा, क्योंकि सर अप टू डाउन जाने पर इनके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम रहती है, और यदि ये +4 में है तो जल्दी से जल्दी खुद का रिडक्शन करके सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देंगे। इसीलिए किसकी भांति व्यवहार किया इन्होंने? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति व्यवहार किया, ऑक्सीकारक अभिकर्मक की तरह से व्यवहार करके खुद का तो रिडक्शन करवा लिया, कहां से? +4 से +2 में, और सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर देंगे। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये +4 में न रह करके +2 में रहना पसंद करता है, यही इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सर सबसे ज्यादा मेरे पास पीबी, फिर सर SN और फिर जर्मेनियम। इसलिए बच्चों ये तो पीबी +4 में रहना ही नहीं पसंद करता, ये तो रहना ही नहीं पसंद करता, ये तो पीबी +2 में। यदि आपने कोई भी कंपाउंड पीबी का जो +4 में अवेलेबल है, वो फटाक से खुद का रिडक्शन करके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भांति व्यवहार करते हुए पीबी +2 में आने की पूरी कोशिश करेगा। इसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये मैंने बच्चों आप लोगों को समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है, इस समीकरण में A2 गैस प्लस 3B2 गैस 2AB2 प्लस हीट साम्यावस्था बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाता है। ये रिएक्शन दे रखी है और अपन से पूछा ये कि इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑन। बच्चों अपन को पता है कि ये रिएक्शन हो रही A2 की, प्लस है प्यारे विद्यार्थियों 2B गैसियस है, और यहां से रिएक्शन करवा रहा है ये 2AB2। यहां पर बच्चों इसने हीट दे रखी है, हीट दे रखी मतलब क्या है? सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, ओके सर। अब ये कह रहा है कि इस रिएक्शन का बच्चों मुझे ये इक्विलिब्रियम क्या करना है? सर इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, और इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हुए मुझे रिएक्शन इस लेफ्ट साइड लेनी है, मतलब बाईं तरफ ले जानी है। अब बाईं तरफ ले जाने के लिए मैं क्या करूंगा कि टेम्परेचर और प्रेशर को ये चेंज कर रहा है। एक तो टेम्परेचर को वेरी किया, दूसरा इसने प्रेशर को वेरी किया, और अपन को रिएक्शन किस डायरेक्शन में चाहिए? वो चाहिए सर बाईं तरफ, यहाँ लेफ्ट साइड। तो जब भी इक्विलिब्रियम अपनी नॉर्मल पोजीशन से शिफ्ट होता है, चाहे वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो या बैकवर्ड शिफ्ट हो, तो इस प्रकार के शिफ्टों को समझाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल काम आता है? सर ली सातेली प्रिंसिपल अपना काम में आता है। और ली सातेली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट है कि इक्विलिब्रियम यदि आप लोगों ने डिस्टर्ब किया तो वो कंपाउंड ये चाहेगा, वो रिएक्शन ये चाहेगी इक्विलिब्रियम मेरा वापस स्टेब्लिश हो जाए, उस इक्विलिब्रियम की बच्चों पुनर्व्यवस्था हो जाए उस पर्टिकुलर रिएक्शन के दौरान। अब आप लोग ये चाहते हैं कि मैं रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट करूं या बाईं तरफ शिफ्ट करूं, और दो है मेरे पास चेंजेबल वेरिएबल, एक तो है प्यारे विद्यार्थियों मेरे पास प्रेशर, और दूसरा है सर मेरे पास टेम्परेचर या तापमान। अब सबसे पहले यदि मैं डिस्कशन करूं टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पे किस तरह से स्टेबलाइज होता है, किस तरह से प्रभावित होता है, उसको समझाने के लिए सबसे पहले यह पता कीजिए कि ये रिएक्शन किस तरह की है। मतलब क्या है? किस रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, मतलब उष्मा शोषी है या उष्मा क्षेपी है। तो ये रिएक्शन कैसी है? सर यहाँ पर हीट निकल रही है, और जब भी प्यारे विद्यार्थियों प्रोडक्ट के साथ हीट दे दी जाए तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना वो अभिक्रिया उष्मा कैसी है? सर एक्सोथर्मिक उष्मा क्षेपी है। तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी सर? ये एक्सोथर्मिक हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, या फिर मैं यूं कहूं कि ये उष्मा क्षेपी है। और जब रिएक्शन मेरी एक्सोथर्मिक या उष्माक्षेपी होती है प्यारे विद्यार्थियों, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। क्या कह रहा हूं मैं? सर जब डेल्टा एच की वैल्यू मेरी नेगेटिव होती है तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर प्रोडक्ट को फॉर्मेशन को फेवर नहीं करती, रिएक्शन बैकवर्ड जाना पसंद करती है। तो मैं एक्सोथर्मिक की बात करूं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन बच्चों कैसी जाएगी? सर रिएक्शन बैकवर्ड जाती है। ठीक है, और यदि मैंने टेम्परेचर डिक्रीज किया तो बच्चों रिएक्शन कैसी जाएगी? सर रिएक्शन मेरी फॉरवर्ड चली जाएगी। सबसे पहले यह पता कीजिए कि टेम्परेचर का इफेक्ट यदि इक्विलिब्रियम पर देखना है तो सबसे पहले उस रिएक्शन की नेचर को पहचानिए साथियों, कि रिएक्शन एक्चुअल में एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। अब ये कैसे पता चलेगा? और जब हीट प्यारे विद्यार्थियों प्रोडक्ट के साथ दे दी जाए तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? सर एक्सोथर्मिक का या उष्माक्षेपी का एग्जाम्पल है। और जब ये पता चल जाए कि ये रिएक्शन प्यारे विद्यार्थियों मेरी उष्माक्षेपी है या एक्सोथर्मिक है, तो ये देखिए कि उसका डेल्टा एच की वैल्यू क्या रहेगी? सर डेल्टा एच की वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, और जब मैंने डेल्टा एच नेगेटिव के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को
कम करना पसंद करेगी, और यदि मैंने टेम्परेचर को कम किया तो रिएक्शन प्यारे विद्यार्थियों फॉरवर्ड जाएगी। ये तो कॉन्सेप्ट रहता है प्यारे विद्यार्थियों किसका? सर डेल्टा एच नेगेटिव का रहता है, डेल्टा एच नेगेटिव का रहता है, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन मैंने एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये ले लिया, अब की बार मैंने रिएक्शन की नेचर को चेंज करते हुए एक्सोथर्मिक की जगह एंडोथर्मिक वाला कॉन्सेप्ट अपना दिया। मतलब क्या है कि सर डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव है, डेल्टा एच की वैल्यू मेरी पॉजिटिव होने या एंडोथर्मिक है। अब इस एंडोथर्मिक के केस में मैंने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो फिनोमिना हो रहे थे यहाँ पे, इसके जस्ट उल्टे होने स्टार्ट हो जाएंगे। जब एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड जाई, तो ये बच्चों मेरा कॉन्सेप्ट एंडोथर्मिक में जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर एंडोथर्मिक के केस में जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन प्यारे विद्यार्थियों बैकवर्ड की जगह पे फॉरवर्ड जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड की जगह पे बैकवर्ड जाएगी। या फिर मैं यूं कहूं, एक्सोथर्मिक का प्रभाव जो टेम्परेचर पे पड़ रहा था वो जस्ट उल्टा हो जाता है किसके केस में? सर एंडोथर्मिक के केस में। जब हीट यहाँ पे लिखी होगी, क्या लिखी होगी सर? जब रिएक्टेंट के साथ हीट का शब्द का प्रयोग करेगा तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल मानी जाती है, और जब हीट यहां लिखी दी जाए तो वो सर मेरी एक्सोथर्मिक या उष्मा छिपी रहती है। ठीक है बच्चों, ओके सर। अब यहां पर अपन को क्या करना है सर? रिएक्शन को मुझे बैकवर्ड ले जाना है, तो बैकवर्ड ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा सर? आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ा, इसीलिए रिएक्शन सर बैकवर्ड चली गई। तो सबसे पहले वो ऑप्शन तो कटा दीजिए जिसमें टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो इंक्रीज टेम्परेचर ये सही हो जाएगा, इंक्रीज टेम्परेचर ये सही हो गया, इसलिए बच्चों ये दोनों मेरे गलत हो गए। अब बच्चों मैं आपको बहुत डिटेल से समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं चाहता तो सिंपल बता के चला जाता। मैंने दोनों केस बता दिए, एक्सोथर्मिक का बता दिया और एंडोथर्मिक का, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों अपन लोग प्रेशर की तरफ। जिस तरह से मैंने आप लोगों को एक्सोथर्मिक का बता के एंडोथर्मिक का उसका उल्टा बता दिया, ठीक है, उसी तरह से मैं आपको प्रेशर का बताऊंगा। आप लोग इसका वॉल्यूम का उल्टा समझ लेना, क्योंकि अपन को पता है, अपन को क्या पता है सर? अपन को ये पता है कि जो मेरा प्रेशर रहता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वॉल्यूम के। ये तो किसने कहा था सर? बोयल जी ने कहा था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे मेरा प्रेशर व्युत्क्रमानुपाती होता है वॉल्यूम के। ये है बच्चों, जो प्रेशर का इफेक्ट आएगा वो वॉल्यूम का हो जाएगा। यदि मैंने प्रेशर को बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर का इफेक्ट किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम के डिस्टर्बेंस होने पर किस तरह से पड़ता है उसको समझते हैं। सबसे पहले अपन को ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो मेरा इक्विलिब्रियम किस ओर शिफ्ट रहेगा सर? आपका इक्विलिब्रियम उस ओर जाएगा जिस तरफ नंबर ऑफ मोल क्या रहेंगे सर? कम होंगे। तो जैसे ही मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को यदि मैंने इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? तो सर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएंगी जहां पर नंबर ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट वर्ड बढ़िया रहेगा, नंबर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस स्पीशीज इज लो, इज लो। प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी जहां पर नंबर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसेस इज लो। अब जैसे ही मैंने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, तो वॉल्यूम को यदि मैंने इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी सर? रिएक्शन आपकी चली जाएगी मोर नंबर ऑफ गैसियस कोफिशिएंट। जहां पर गैसियस कोफिशिएंट ज्यादा रहेंगे वहां रिएक्शन जाना पसंद करेगी। गैसियस कोफिशिएंट मतलब क्या? ये आगे जो नंबर लिखे हुए हैं ना उसकी तरफ जाना पसंद करेगी। अब मान लीजिए कि यदि नंबर ऑफ गैसेस कोफिशिएंट प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा है तो रिएक्शन उस डायरेक्शन उसी तरफ जाना पसंद करेगी जब मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। अब यदि कोफिशिएंट इधर ज्यादा है तो जैसे वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाना पसंद करेगी। अब मुझे रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाना है, मतलब क्या है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं सर? आप लोग नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ कोफिशिएंट ज्यादा की तरफ जा रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे प्रेशर को क्या करना पड़ेगा सर? प्रेशर को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्रेशर को बढ़ाने पर रिएक्शन मोर नंबर ऑफ कोफिशिएंट या फिर लो नंबर ऑफ कोफिशिएंट की तरफ जाती है। तो बच्चों मुझे जाना है ज्यादा नंबर ऑफ कोफिशिएंट की तरफ, 3 की तरफ जाना, ना कि 2 की तरफ। तो जब मैं ज्यादा नंबर ऑफ कोफिशिएंट गैसेस स्पीशीज की तरफ जा रहा हूं तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे प्रेशर को कम करना पड़ेगा और बच्चों वॉल्यूम को इंक्रीज करना पड़ेगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स समझा दिया है इस तरह से, ठीक है? कहीं कोई समस्या नहीं। यदि तेरे को इधर जाना है मतलब मोर नंबर ऑफ गैसेस, तो प्रेशर को कम करना पड़ेगा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा।
तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन, डिक्रीज इन प्रेशर, क्योंकि मुझे इस तरफ जाना था, मोर नंबर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसेस स्पीशीज की तरफ जाना था, इसलिए प्रेशर को कम करना पड़ा, वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ा और बच्चों टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों से डिस्कशन कर लिया है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों अपना ए। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फॉर द रिएक्शन H2 प्लस I2 2HI द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज, कि H2 प्लस I2 जो कि 2HI का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक K क्या होगा? तो अपन को पता है कि सर K क्या रहता है। सर मान लीजिए ये कोई मेरी रिएक्शन है, इस तरह से बच्चों इस रिएक्शन के ये कोफिशिएंट दे रखे हैं और प्यारे विद्यार्थियों ये रिएक्शन संपन्न हो गई। इसके लिए K कैसे लिखते हैं सर? K लिखते हैं इस A की कंसंट्रेशन और ये पावर में आ जाएगा इसका कोफिशिएंट, सॉरी प्रोडक्ट ऊपर में आ जाएगा सर C D इसका कोफिशिएंट, नीचे बच्चों मेरा पास आ जाएगी सब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उनकी कोफिशिएंट A और प्यारे विद्यार्थियों B इसकी पावर B। अब रिएक्शन क्या है सर? H2 प्लस I2 और 2HI के मध्य है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसके लिए K को मैं कैसे लिखूंगा सर? इसके लिए लिख देना आप HI। जिस तरह से यहाँ पर C था वो इसकी पावर में चला गया, तो वहां पर क्या है सर? 2 है तो वो उसकी पावर में चला जाएगा। अपॉन में क्या रहेगा सर? अपॉन में आ जाएगा अपने पास H2 और बच्चों आ जाएगा मेरे पास I2। इस तरह से किसी भी रिएक्शन का बच्चों मैं जो है इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इस तरह से लिख सकता हूं। मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो ऊपर है, यहाँ पर क्या है सर? प्रोडक्ट की पावर n है और नीचे बच्चों मेरे पास इस रिएक्टेंट की पावर m, यहाँ इस तरह से लिखा जाता है किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेरा रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पावर को या इस कोफिशिएंट को प्यारे विद्यार्थियों हमेशा इसका जो कोफिशिएंट है वो इसकी बच्चों सांद्रता के पावर में जाता है, ये बच्चों हमेशा याद रखना। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर बच्चों H2 की पावर 2 नहीं है, यहाँ पर तो अंडर लगा दिया, ये भी नहीं होगा। सिंपल बच्चों ये रखना कि जो कोफिशिएंट उस सबस्ट्रेट के या प्रोडक्ट के आगे लिखा होता है वो उसकी पावर में जाता है, इसका बात हमेशा याद रखना। ये बच्चों मैंने आपको समझा दिया है, इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, इन गैसियस इक्विलिब्रियम द करेक्ट रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp इज, कि गैसीय अवस्था के लिए Kc के मध्य और Kp के मध्य रिलेशन क्या होगा या सही संबंध क्या रहता है? अपन को पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब कंसंट्रेशन टर्म्स के रूप में लिखा जाता है या जब रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की मैं उसकी मात्रा को सांद्रता के टर्म में लिखने का प्रयास करूं, उसको कहते हैं बच्चों Kc। Kc कब लिखा जाता है के इक्विलिब्रियम को? जब सर मेरी उन सभी सबस्ट्रेटों की मात्रा सांद्रता में दे दी जाए, तब सर मैं इसको कहता हूं Kc। और Kp कब कहता हूं? जब प्यारे विद्यार्थियों उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मेरे सारे के सारे पदार्थों की मात्रा जब प्रेशर में दे दी जाए या गैसियसों की मात्रा बच्चों दाब में दे दी जाए, तो उसको कहता हूं मैं सर Kp। तो मैं यहां पर यदि इसको लिखने का प्रयास करूं तो के इक्विलिब्रियम को प्यारे विद्यार्थियों Kc कब कहते हैं? जब सर मात्रा किस में दे दी जाए सर? इनकी क्वांटिटी जब सांद्रता में दे दी जाए तब मैं कहता हूं उसको सर Kc। और इसको मैं Kp कब कहूंगा? जब सर उनकी जो मैं यूं कहूं कि सारे के सारे मेरे कंपोनेंट प्यारे विद्यार्थियों किस में हो सर? प्रेशर में दे दिए जाए तो सर उसको मैं Kp कहता हूं। जब कंसंट्रेशन दे दी जाए तो सर मैं Kc कहता हूं। ठीक है, ये दो अलग अलग रूप रहते हैं इस Kc के और Kp के। ठीक है, ओके सर। अब इनके मध्य रिलेशन क्या रहता है? यदि आप लोगों से रिलेशन पूछ लेना कि मान लीजिए Kc की वैल्यू दे दे और आपसे Kp निकलवा ले, या Kp की वैल्यू दे और Kc निकला ले, तो उसके लिए बच्चों रिलेशन पता होना चाहिए। ये रिलेशन रहता है इस तरह से। कैसे सर? यहां पर होता है प्यारे विद्यार्थियों Kp इक्वल टू Kc। ठीक है, ओके सर। यहां पर होता है RT की पावर डेल एन जी। ये होता है बच्चों Kp के मध्य और Kc के मध्य रिलेशन। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है प्रेशर वाले का, ये कंसंट्रेशन का। R क्या है यहाँ पे सर? R है मेरा गैस कांस्टेंट या गैस नियतांक, और सर टेम्परेचर हो जाएगा टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, और डेल्टा एन जी क्या होगा सर? डेल्टा एन जी होगा डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? समेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस स्पीशीज रिएक्टेंट की माइनस हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सॉरी ऊपर आ जाएगा प्यारा विद्यार्थी अपने पास प्रोडक्ट, ऊपर है अपने पास प्रोडक्ट
और नीचे है सर रिएक्टेंट। ठीक है, इस तरह से बच्चों डेल्टा एन जी मेरा लिखने का प्रयास करता हूं। तो ये रिलेशन होता है बच्चों केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? इसका ऑप्शन जो मेरा सही होगा प्यारे विद्यार्थियों वो आएगा केपी केसी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब ये बच्चों इस तरह से रिलेशन आता है केपी के मध्य और केसी के मध्य। अब यदि मैंने डेल्टा एन जी की पावर बच्चों एक से ज्यादा कर दी तो केपी ज्यादा हो जाए केसी से। अब जब डेल्टा एन जी की पावर बच्चों 0 है तो केपी और केसी मेरा बराबर हो जाएगा, और जब डेल्टा एन जी की पावर 1 से कम है या 0 से कम है तो बच्चों केसी ज्यादा हो जाए केपी से। इस तरह क्वेश्चन अपन लोग थ्योरी में भी डिस्कशन करेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? इसका सर ऑप्शन सही हो जाएगा अपना बी। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम विस्कोसिटी, कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक श्यानता किसकी है? तो अपन को पता है अपना जो लिक्विड स्टेट वाला प्यारे विद्यार्थियों जो चैप्टर है उसमें अपने पास लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था वाले यूनिट जो है उसमें अपने जो है वो 3 सब टॉपिक है, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। श्यानता, वाष्प दाब और प्यारे विद्यार्थियों सरफेस टेंशन या सतही तनाव। अब ये एक्चुअल में क्वेश्चन यहां से बच्चों ज्यादा आता है इनमें से, श्यानता में से या विस्कोसिटी में से क्वेश्चन रेगुलरली अपन से बच्चों पूछे जाते हैं। अब विस्कोसिटी का मतलब क्या है सर? विस्कोसिटी का मतलब ये है कि ये एक तरह का सर आकर्षण या फ्रिक्शन है, मतलब घर्षण हो रहा है किसी भी लिक्विड के बहने पर उस सरफेस के द्वारा। यहाँ बच्चों अपन लोग जब किसी भी तरल को एक सरफेस पे डालते हैं, एक सतह पे डालते हैं, तो कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो फटाफट एक जगह से दूसरी जगह बच्चों उनकी गति तेज होती है, मूवमेंट तेज होता है, जल्दी से पानी, जैसे मान लीजिए एग्जांपल दूं मैं पानी का, तो पानी से जैसे यहाँ पर सरफेस पे डाला तो फटाक से उधर चला जाता है, उसकी स्पीड चलने की तेज रहती है। जब स्पीड तेज है तो कहीं ना कहीं सरफेस पे उसका घर्षण बल या फ्रिक्शन जो है वो कम लग रहा है, इसलिए फर्स्ट से चला गया। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों से प्रयास करूं घी का लूं या शहद का लूं। अब मैंने शहद, घी इस तरह के और लिक्विड डाले तो वो वाटर की तुलना में कम गति कर रहे हैं, उनका फ्लो कम है। तो इजीनेस ऑफ फ्लो को कहते हैं बच्चों फ्लडनेस, और बच्चों हार्डनेस फ्लो, यहाँ जितना कठिन बच्चों वो घूमता है उसकी गति कम रहती है, वो तो बच्चों श्यानता या विस्कोसिटी कहा जाता है। इनमें से सबसे ज्यादा विस्कोसिटी किसकी होगी सर? ग्लाइकोल की रहेगी। किसकी रहेगी प्यारे विद्यार्थियों? सर इस ग्लाइकोल की हो जाएगी। क्यों रहेगी ग्लाइकोल की सर? क्योंकि रहेगी इसमें ग्लाइकोल में सर घर्षण जो है वो ज्यादा है। ठीक है, फ्रिक्शन ज्यादा है किस पर सर? सरफेस के द्वारा या सतह के द्वारा इसके ऊपर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है। इसकी जो लेयर रहती है लिक्विड की फ्लो की, उन लेयरों के मध्य बच्चों आकर्षण बल इतना ज्यादा लग जाता है कि इसका सर फ्लो कम हो जाएगा, घर्षण ज्यादा, इसका फ्लो जो है वो सर लो हो जाएगा। इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों इसकी मेरी विस्कोसिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यदि एक और आप लोग इस ग्लाइकोल के स्ट्रक्चर की बात करें CH2OH, CH2OH, इसके प्यार मध्य प्यारे विद्यार्थी दो दो OH बंद उपस्थित है, और ये बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं सर? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जब सर ये इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्यारे विद्यार्थियों बन चुकी है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरी बन चुकी है, तो बच्चों इसका जो आकर्षण है स्टूडेंट्स, इसका जो इंटरेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही आकर्षण बच्चों बल इंक्रीज हो गया तो इसके बच्चों मूवमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर? मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगी। और बच्चों मूवमेंट का कम होना या उसकी फ्लोनेस का बच्चों डिक्रीज होना विस्कोसिटी कहलाती है। या विस्कोसिटी बढ़ेगी तब जब उसका फ्लोनेस कम रहेगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ग्लाइकोल का विस्कोसिटी सबसे कम रहती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपन लोगों ने इस क्वेश्चन को आराम से समझ लिया है। अब बाकी वाले जो क्वेश्चन बच गए हैं उनका डिटेल से एनालिसिस अपन लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बच्चों काफी लेंथी हो गया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लोगों ने डिस्कशन कर लिए। 33 में से लगभग अपन लोगों ने आधे क्वेश्चन डिस्कशन इस वीडियो में कर लिए। अब बाकी बचे जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक बच्चों आप इस वीडियो को आराम से देखिए, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, प्रत्येक क्वेश्चनों को मैंने डिटेल में विथ एग्जाम्पल किस तरह से ऑप्शन काटते हुए प्यारे विद्यार्थियों इनका डिटेल में अच्छे से समझते हुए क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आज इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।